राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमाऊत, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। पिछले वीडियो में हमने पंजीकृत व्यवसाय संघ के कोष या निधि को किन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है के विषय में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी की परिभाषा एवं मजदूरी के प्रकार। किसी भी देश के आर्थिक विकास में वहाँ के श्रमिक वर्ग का सर्वाधिक योगदान होता है, अतः हमारी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में उसे महत्वपूर्ण स्थान मिलना आवश्यक है। औद्योगिक विकास के वर्तमान युग में यदि श्रमिक वर्ग असंतुष्ट है, उसकी कार्यकुशलता और जीवन स्तर के अनुसार उसे मजदूरी नहीं दी जाती है और यदि उसका शोषण किया जाता है तो इसे औद्योगिक विकास का युग नहीं कहा जा सकता। भारत में बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनमें श्रमिकों को आज भी बहुत कम न्यूनतम मजदूरी मिलती है, अतः श्रमिकों को उचित मजदूरी उनके कार्य के अनुसार दिलाए जाने हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का संकल्प किया गया है। सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित उपबंध संविधान के तृतीय एवं चतुर्थ भाग में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 41, 42 एवं 43 में भारतीय श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के संबंध में योजना प्रस्तावित की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु श्रमिकों को उचित मजदूरी प्रदान करना राज्य का पुनीत एवं संवैधानिक दायित्व समझा गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन की दशा में एक मील का पत्थर है। यह अधिनियम मजदूरी संबंधित यह व्यवस्था करता है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों से केवल कर्मकार की मूल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि श्रमिक और उसके परिवार का भरण पोषण भी किया जाना आवश्यक है। बख्शीश सिंह बनाम दर्शन इंजीनियरिंग वर्क्स 1994 LLR SC के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये अभी निर्धारित किया कि किसी भी उद्योग को चलाए जाने का अधिकार तब तक प्रदत्त नहीं होता जब तक कि नियोक्ता अपने कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान अदा नहीं करे। होटल्स एसोसिएशन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में ये अभी निर्धारित किया कि नियोजक द्वारा न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न करने संबंधित आर्थिक असमर्थता कैपेसिटी टू पे का तर्क कोई सारवान प्रश्न नहीं है और न्यायालय द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अब हम मजदूरी की परिभाषा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में दी गई है उसका अवलोकन करते हैं। अधिनियम की धारा 2 में मजदूरी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। मजदूरी से तात्पर्य ऐसे सभी पारस्परिक से है जो धन के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकते हों और जो यदि नियोजक के निबंधन स्पष्ट तथा विवक्षित रूप से पूरे कर लिए जाते हैं तो कर्मकारों को उनके नियोजन या कार्य करने के लिए देय होता है। इसके अंतर्गत मकान भाड़ा शामिल है, परंतु मजदूरी की परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। क्या क्या सम्मिलित नहीं है मजदूरी की परिभाषा में? नंबर 1, गृह, आवास, प्रकाश, प्रदाय, जल, चिकित्सीय परिचर्या का मूल्य। गृह, आवास, प्रकाश, प्रदाय जल, चिकित्सीय परिचर्या का मूल्य। दूसरा, समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अर्जित अन्य सुख सुविधा या किसी सेवा का मूल्य। कोई ऐसा अंशदान जो नियोजक ने पेंशन या भविष्य निधि या सामाजिक बीमा की योजना के अधीन किया है वह भी मजदूरी में सम्मिलित नहीं है। यात्रा भत्ता या यात्रा रियायती का मूल्य भी मजदूरी में सम्मिलित नहीं है। नियोजित व्यक्ति को विशेष व्यय चुकाने के लिए देय राशि भी मजदूरी में सम्मिलित नहीं की गई है। सेवा मुक्ति पर दी जाने वाली उपदान राशि भी मजदूरी में सम्मिलित नहीं की गई है। अब हम मजदूरी के प्रकार देखते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कितनी प्रकार की मजदूरी है। वर्तमान में मजदूरी के संबंध में निम्न 4 अवधारणाएं प्रचलित है। तो नंबर 1, न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेज। दूसरी, उचित मजदूरी फेयर वेजेज। तीसरी, जीवन निर्वाह मजदूरी लिविंग वेज।
आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजदूरी, नीड बेस्ड मिनिमम वेज। तो प्रथम हम देखते हैं न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज। न्यूनतम मजदूरी का वह स्तर है जिसके नीचे की मजदूरी किसी श्रमिक को नहीं दी जा सकती। अतः न्यूनतम मजदूरी का वह स्तर है जिसके नीचे की मजदूरी किसी श्रमिक को नहीं दी जा सकती। यह मजदूरी का निम्नतम स्तर है जिसमें एक श्रमिक अपना जीवन स्तर न्यूनतम सीमा पर बनाए रख सकता है। सन 1948 की उचित वेतन समिति ने न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा निम्नभांति प्रस्तुत की। न्यूनतम मजदूरी से श्रमिक न केवल जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है बल्कि शिक्षा, चिकित्सा आदि आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की भी पूर्ति कर सकता है जिससे श्रमिक की कुशलता को बनाए रखा जा सके। अतः न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी का निम्नतम स्तर है जिसमें एक श्रमिक अपना जीवन स्तर न्यूनतम सीमा पर बनाए रख सकता है। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जिसमें श्रमिक की कुशलता को बनाए रखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में न्यूनतम मजदूरी से श्रमिक की कुशलता बढ़ाई नहीं जा सकती, न ही इसमें कमी हो सकती, केवल इसे बनाए रखा जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी से श्रमिक की कुशलता बढ़ाई नहीं जा सकती है, न ही उसमें कमी की जा सकती है, केवल उसे बनाए रखा जा सकता है, उसको मेंटेन रखा जा सकता है। कमानी मेटल्स एंड एलवाइज बनाम उनके कर्मकारागण 1967-2 LLJ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी संबंधित सिद्धांतों को निम्न प्रकार से बिंदुवार विवरण प्रस्तुत किया। नंबर 1, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए, चाहे उद्योग में लाभ अर्जित हो अथवा नहीं। तो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हर स्थिति में किया जाना चाहिए, चाहे उद्योग में लाभ होता हो या हानि होती हो। तो न्यूनतम मजदूरी तो हर हालत में श्रमिक को प्रदान की जाएगी। कम मजदूरी पर कर्मकार की सेवाओं को उपलब्ध किया जाना न्यूनतम मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। न्यूनतम मजदूरी सभी छोटे बड़े उद्योग पर समान रूप से लागू होती है, चाहे उद्योग छोटा हो चाहे उद्योग बड़ा हो। न्यूनतम मजदूरी सभी उद्योगों पर समान रूप से लागू होती है। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में नियोजक अथवा उद्योग की देय क्षमता का मूल्यांकन कोई सार्थक महत्व नहीं रखता। अतः न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में नियोजक या उद्योग की देय क्षमता का मूल्यांकन का कोई सार्थक महत्व नहीं है। नेक्स्ट, उचित मजदूरी, फेयर वेज। उचित वेतन समिति 1949 के मतानुसार उचित मजदूरी न्यूनतम मजदूरी तथा जीवन निर्वाह मजदूरी के मध्य का होता है। तो उचित मजदूरी क्या होता है? न्यूनतम मजदूरी तथा जीवन निर्वाह मजदूरी के मध्य का होता है। अर्थात उचित मजदूरी की निम्न श्रेणी तो न्यूनतम मजदूरी से निर्धारित होती है, उचित मजदूरी की निम्न श्रेणी तो न्यूनतम मजदूरी से निर्धारित होती है तथा उच्चतम सीमा जीवन निर्वाह मजदूरी से निश्चित की जाती है। उचित मजदूरी की सीमा रेखा न्यूनतम तथा जीवन निर्वाह मजदूरी के मध्य ही झूलती रहती है, जो कि सामूहिक सौदाकारी की शक्ति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादकता, उद्योग की देय क्षमता, समीपस्थ मजदूरी दरें एवं राज्य की मजदूरी तथा तत्संबंधित विधि आदि के आधार पर निर्धारित की जाती है। जीवन निर्वाह मजदूरी तथा न्यूनतम मजदूरी की भांति ही उचित मजदूरी की प्रवृत्ति आर्थिक विकास की दर के साथ ऊंची नीची भी हो सकती है, परंतु इसकी सीमाएं न्यूनतम तथा जीवन निर्वाह मजदूरी से ही निर्धारित की जाएगी तथा अंतिम रूप से उचित मजदूरी की सीमा उद्योग की देय क्षमता से ही निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य तत्व भी ऐसे हैं जिन पर उचित मजदूरी निर्भर करती है। तो उचित मजदूरी निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करती है। प्रथम, श्रम की उत्पादकता पर। द्वितीय, मजदूरी की प्रचलित दरों पर। तृतीय, राष्ट्रीय आय का स्तर एवं इसका वितरण। चतुर्थ, उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान। शिव फाइन आर्ट्स वर्क्स बनाम राज्य औद्योगिक न्यायालय 1978 LLJ सुप्रीम कोर्ट के विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने उचित मजदूरी के संबंध में निम्न अवधारणा प्रस्तुत की।
उचित मजदूरी जीवन निर्वाह मजदूरी तथा न्यूनतम मजदूरी के बीच की मजदूरी है। तो उचित मजदूरी जीवन निर्वाह मजदूरी तथा न्यूनतम मजदूरी के बीच की मजदूरी है। मजदूरी पर्याप्त रूप में इतनी ऊंची होनी आवश्यक है कि परिवार के लिए भोजन, आवास, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा तथा बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। उचित मजदूरी श्रम की उत्पादकता, प्रचलित मजदूरी दरें एवं उद्योग की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवन निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज। जीवन निर्वाह मजदूरी सबसे उच्च मजदूरी स्तर को प्रदर्शित करता है। तो जीवन निर्वाह मजदूरी सबसे उच्च मजदूरी स्तर को प्रदर्शित करता है। ये उचित मजदूरी से भी अधिक होता है। तो जीवन निर्वाह मजदूरी उचित मजदूरी से भी अधिक होता है। ये एक प्रकार से मजदूरी स्तर की उच्चतम सीमा है। तो जीवन निर्वाह मजदूरी मजदूरी की उच्चतम सीमा है, जिसके ऊपर फिर कोई भी वृद्धि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रदक नहीं हो सकती। तो ये क्या है, मजदूरी का उच्चतम स्तर होता है और उसके ऊपर कोई भी वृद्धि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रदक नहीं हो सकती। ये मजदूरी स्तर मजदूरी वृद्धि की चरम सीमा है। जब देश की अर्थव्यवस्था पर्याप्त मात्रा में विकसित हो जाए तथा नियोजक भी श्रमिक की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने योग्य हो, तब श्रमिक को इतनी मजदूरी प्रदान की जाती है जिससे कि वह एक सभ्य समाज में सभ्य नागरिक भांति अपना जीवन यापन कर सके। यह मजदूरी की वह सीमा है जो श्रमिक के जीवन को सुखमय व्यतीत करने हेतु साधन प्रदान करती है। तो जीवन निर्वाह मजदूरी की वह सीमा है जो श्रमिक के जीवन को सुखमय व्यतीत करने हेतु साधन प्रदान करती है। उचित मजदूरी समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्वाह मजदूरी की निम्न परिभाषा दी। निर्वाह मजदूरी किसी पुरुष कर्मकार को अपने परिवार को न केवल भोजन, वस्त्र और आवास की मात्र आवश्यकताओं वरन मितव्ययी सुविधाओं जैसे बच्चों की शिक्षा, बीमारी से सुरक्षा, मौलिक सामाजिक आवश्यकताएं और वृद्धावस्था एवं अन्य विपदाओं से सुरक्षा योग्य बनाने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मजदूरी का प्रकार है वह है आवश्यकता आधारित मजदूरी, नीड बेस्ड मिनिमम वेज। आवश्यकता आधारित मजदूरी न्यूनतम मजदूरी तथा उचित मजदूरी के बीच के स्तर को प्रदर्शित करती है। आवश्यकता आधारित मजदूरी न्यूनतम मजदूरी तथा उचित मजदूरी के बीच के स्तर को प्रदर्शित करती है। भारतीय श्रम सम्मेलन ने सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया। इसके अनुसार आवश्यकता आधारित मजदूरी वह न्यूनतम मजदूरी है जो किसी भी अन्य बात का विचार किए बिना श्रमिक की मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। अतः आवश्यकता आधारित मजदूरी न्यूनतम मजदूरी तथा उचित मजदूरी के बीच के स्तर को प्रदर्शित करती है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में मजदूरी के 4 प्रकार बताए गए। नंबर 1 न्यूनतम मजदूरी, दूसरा उचित मजदूरी, तीसरा जीवन निर्वाह मजदूरी, चौथा आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजदूरी। थैंक यू।